हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज है 6 अगस्त एंड 6 अगस्त के अंदर द हिंदू न्यूज़पेपर में जो भी कुछ आर्टिकल्स, वैसे तो ज़्यादा है नहीं, थोड़े ही न्यूज़ है, तो उनको जल्दी से हम कवर कर लेते हैं। देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहला न्यूज़ जो है वो शेख हसीना से रिलेटेड है। वो वहाँ से क्या है कि उन्होंने गवर्नमेंट को क्विट करके वहाँ से वो निकल गई हैं, एक तरीके से फ़रार हो गई हैं। इंडिया में लैंड किया है उन्होंने, क्योंकि वहाँ पे क्या है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। एंड दूसरी चीज़ ये है कि इस एक्शन से, यानी कि शेख हसीना का बांग्लादेश से निकलने के कारण क्या ही इम्पैक्ट पड़ेगा इंडिया और बांग्लादेश के जो रिलेशंस है उन पर, साथ ही साथ जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स है उन पे क्या है इम्पैक्ट जो है वो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो है, या नटसेल में हम कहें तो इंडिया पे क्या ही इम्पैक्ट जो है वो पड़ेगा इस इवेंट के होने के बाद। दूसरा है कि सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया, वर्डिक्ट दिया कि भाई एलजी साहब जो है वो नॉमिनेट कर सकते हैं 10 एल्डरमैन को दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यानी कि एमसीडी के अंदर। तीसरा जो न्यूज़ है वो महाराष्ट्र के अंदर एक लाडकी बहन योजना जो है उसको हम देखेंगे कि क्या क्या उसके अंदर प्रोविजंस है, कौन कौन एलिजिबल है, साथ ही साथ क्या क्या बेनिफिट्स है, तो उसको हम लोग कवर करेंगे। तो ओवरऑल मैंने देखा न्यूज़पेपर में इससे ज़्यादा जो है वो न्यूज़ जो है वो काम का नहीं था। बाकी कुछ चीज़ें थी, ऑन गोइंग बिल वगैरह है, तो वो जैसे जैसे आगे आएगा हम उसको आने वाले लेक्चर्स के अंदर जो है वो कवर करेंगे। सबसे पहला स्टार्ट करते हैं हम शेख हसीना के क्विटिंग से, या बांग्लादेश से निकलने के इवेंट पे। तो अगर हम लोग देखें तो सबसे पहला बांग्लादेश के, अगर हम बात करें इंडिया के एस्पेक्ट में, तो बांग्लादेश जो है वो इंडिया के लिए की अलाई के रूप में है। सिंस शेख हसीना ने जब से क्या है कि वो पावर में आई थी 2009 के अंदर, तो 2009 से क्या है बांग्लादेश से एक की अलाई के रूप में है इंडिया का। From eradicating anti India terrorist groups which operated out of safe havens in Bangladesh to facilitating greater economic, social, and cultural ties, हसीनाज टेन्योर हैज़ फोस्टर्ड अ हेल्दी रिलेशनशिप बिटवीन न्यू दिल्ली एंड ढाका। तो क्योंकि बांग्लादेश के अंदर इंडिया आउट कैंपेन जो है वो काफ़ी ज़्यादा चल रहा था, जैसा कि हमने देखा भी इस साल की मालदीव्स के अंदर जो है वो चल रहा था, तो सिंपली वैसा ही माहौल कुछ क्या है बांग्लादेश के भी अंदर था। तो शेख हसीना ने उसको बहुत अच्छे ढंग से इरेडिकेट जो है वो किया। साथ ही साथ क्या है कि इंडिया और जो ढाका है या बांग्लादेश के रिलेशनशिप को भी काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप किया, इन टर्म्स ऑफ हम कह सकते हैं इकोनॉमिक या सोशल या कल्चरल टाइज के रूप में। एंड अगर उनका एग्जिट हुआ है तो ये क्या है, इट कैन जियो पार्डाइज दिस, मतलब ये जो है जो भी अब तक का अचीवमेंट रहा या जो भी अब तक प्रोग्रेस हुआ है इस रिलेशनशिप में, वो क्या है बैकफुट पे जो है वो फिर या बैकएंड पे चला जाएगा, affecting growing trade ties, restricting the movement of people and goods, and stalling a potential free trade agreement FTA between the two countries। तो इस कारण से क्या है, जो FTA साइन हुआ था दोनों कंट्रीज के बीच में वो एक तरीके से स्टॉल अप हो जाएगा, मतलब रुक जाएगा। अगर हम बाईलैटरल ट्रेड की बात करें तो ट्रेड के टर्म्स में अगर हम देखें तो इंडिया का बिगेस्ट पार्टनर है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर, वो है बांग्लादेश। एंड इंडिया बांग्लादेश के लिए सेकंड बिगेस्ट पार्टनर है एशिया के अंदर चाइना के बाद। मतलब इंडिया के लिए इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ा जो है वो ट्रेडिंग पार्टनर बांग्लादेश है। दूसरा, बांग्लादेश के लिए सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर जो है इंडिया है आफ्टर द चाइना। देयर टोटल बायलैटरल ट्रेड जो है इट इज अमाउंटेड टू अप्रोक्सीमेटली 13 बिलियन यूएस डॉलर इन द फाइनेंशियल ईयर 2023-24 अकॉर्डिंग टू द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। तो 13 बिलियन डॉलर जो है वो ट्रेड जो है दोनों कंट्रीज के बीच में हुआ है 2023 और 24 के बीच में। बांग्लादेश जो है वो बिगेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है फॉर इंडियाज कॉटन, अकाउंटिंग फॉर 34.9% ऑफ इंडियाज टोटल कॉटन एक्सपोर्ट्स। तो वर्ल्ड में इंडिया जो कॉटन एक्सपोर्ट करता है उसमें से 34.9% जो कॉटन है वो बांग्लादेश ही जाता है। अगर इंडिया के टॉप इंपोर्ट्स की बात करें बांग्लादेश से तो रेडीमेड गारमेंट्स है, विच अमाउंट टू 391 मिलियन यूएस डॉलर इन फाइनेंशियल ईयर 2024। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी की बात करें तो ये भी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक ग्रोइंग पार्ट रहा है, अकॉर्डिंग टू द मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स।
India has extended three lines of credit to Bangladesh since 16, amounting to 8 billion US dollar for the development of road, rail, shipping and port infrastructure. तो इंडिया ने एक तरीके से बांग्लादेश को सपोर्ट भी किया है। तीन अभी तक क्या है, क्रेडिट लाइंस यानी कि जो है उधार एक तरीके से क्या है दिया है बांग्लादेश को, ठीक है मतलब। एंड अगर हम देखें तो 2016 से लेकर अब तक अगर हम वैल्यू में देखें तो वैल्यू कितना है भाई, 8 बिलियन US डॉलर है। किस चीज़ के लिए? रोड के डेवलपमेंट के लिए, रेल के डेवलपमेंट के लिए, शिपिंग एंड जो पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने के लिए इंडिया ने बांग्लादेश को पैसे भी दिए हैं। अभी के लेटेस्ट अखौरा अगरतला लिंक की बात करें, विच प्रोवाइडेड एन अल्टरनेट रूट फ्रॉम मेनलैंड इंडिया टू द नॉर्थ ईस्ट, वॉज द सिक्स्थ क्रॉस बॉर्डर रेल लाइन बिटवीन द कंट्रीज। तो दोनों कंट्रीज के बीच में जो अखौरा अगरतला रेल लाइन है वो छठा क्या है, रेल लाइन हो गया, जो कि क्रॉस बॉर्डर काम कर रहा है। मतलब इंडिया से लेके बांग्लादेश जो है वो एक तरह से ट्रेन जो है वो चल रही है। A disruption in Indo-Bangladesh ties could thus restrict India's access to the northeast। अब देखो यहीं पे क्या है कि जो चिकन नेक कॉरिडोर है, जो कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर है हमारा, उस पे क्या है प्रेशर जो है वो बढ़ रहा है। तो हमने क्या अल्टरनेट पाथ जो है वो खोजा, और इसी वजह से क्या है कि अगर डिसरप्शन अभी होता है, और जो हुआ भी है क्योंकि शेख हसीना बांग्लादेश से निकल गई हैं, तो उस केस में क्या है कि जो भी अभी तक प्रोसेस हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर को भी लेके, वो भी क्या है अफेक्टेड होगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है कि एलजी साहब जो है वो नॉमिनेट कर सकते हैं 10 एल्डरमैन को दिल्ली के अंदर। एंड दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर यही रूल जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया। तो यहाँ पे एल्डरमैन है क्या? एल्डरमैन अगर हम लोग देखें तो सिंपली कह सकते हैं कि ये एक टर्म जो है वो यूज़ किया जाता है फॉर द कम्बिनेशन ऑफ ओल्ड एंड मैन, इंडिकेटिंग एन ओल्डर और एक्सपीरियंस पर्सन। लेकिन इनिशियली तो रेफर किया जाता था कि जो भाई जो क्लैन के सबसे जो या कोई भी ट्राइब के सबसे ओल्डेस्ट मेंबर है, या एल्डर्स जो है, उन्हीं को एल्डरमैन जो है वो कहा जाता था। लेकिन बाद में जाके किंग के क्या है वॉइसरॉ के पोजीशन को क्या है वो कहने जाया लगा। तो एक तरीके से अगर हम देखें तो आज के डेट में धीरे धीरे जब से उनको वाइसरॉय को ही हम कह सकते हैं एल्डरमैन कहा जाने लगा, तो उस केस में एज जो है वो क्या है रिगार्डलेस हो गया। मतलब एज से मतलब नहीं है, कोई हो सकता है 30 साल का भी आदमी को एल्डरमैन जो है हम लोग कह सकते हैं। Eventually, it took on a more specific meaning as the chief magistrate of a country। बाद में धीरे धीरे क्या है उसका मीनिंग जो है वो चेंज होता चला गया। बाद में जाके चीफ मजिस्ट्रेट जो कंट्री के थे उनको हम एल्डर मैन कह रहे थे, विद बोथ सिविल एंड मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज। 12th सेंचुरी कॉमन एरा के अंदर इट बिगैन टू बी एसोसिएटेड विद म्यूनिसिपल गवर्नमेंट्स एंड यूज टू डिस्क्राइब ऑफिसर्स ऑफ म्यूनिसिपल बॉडीज। दिस यूजेस ऑफ द टर्म कंटिन्यूज टू द प्रेजेंट डे। ठीक है, आज के भी डेट में मतलब 12वीं सेंचुरी से स्टार्ट हो गया ये चीज़ कि ये जो टर्म है वो म्यूनिसिपल गवर्नमेंट्स या मेनली क्या है जो ऑफिसर है म्यूनिसिपल बॉडीज़ का, उन्हीं को डिस्क्राइब करने के लिए एल्डरमैन जो है वो यूज़ किया जाने लगा 12th सेंचुरी कॉमन एरा से। एंड बाद में जाके क्या है आज के भी डेट में हम कहें तो यही जो ऑफिसर्स होते हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के, यहाँ पे हम नॉमिनेटेड ऑफिसर्स की बात कर रहे हैं या काउंसलर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक तरीके से अगर हम इंडिया में एल्डरमैन की बात करें तो इन इंडिया जनरल बॉडी ऑफ म्यूनिसिपैलिटी और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कंप्राइज्ड ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कॉल्ड काउंसलर्स। तो जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनको हम क्या कह रहे हैं, काउंसलर्स कह रहे हैं। काउंसलर जो है नॉमिनेट कर सकते हैं एक्सपर्ट्स को जो कि अपने अपने डिसिप्लिन के अंदर एक्सपर्ट होंगे, एंड टू बिकम मेंबर ऑफ दिस बॉडी दीज नॉमिनेटेड जो मेंबर्स हैं इन्हीं को हम लोग क्या कह रहे हैं, एल्डरमैन। मतलब सिंपल सा चीज़ क्या है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है मान लो, इसके अंदर जो भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनको काउंसलर कह रहे हैं। तो काउंसलर क्या है कि एक तरीके से नॉमिनेट कर सकते हैं कि कुछ लोगों को एज एन एल्डरमैन। दे कैन नॉट हाउ एवर कास्ट वोट्स इन मेयरल इलेक्शन। तो ये जो काउंसलर्स हो गए मतलब जो नॉमिनेटेड काउंसलर्स है एक तरीके से वही क्या हो गए, एल्डरमैन हो गए, जो अपने अपने फील्ड में क्या होंगे या कोई पर्टिकुलर फील्ड में क्या है एक्सपर्ट जो है वो होंगे। एंड लेकिन हाँ यही है कि ये जो है वो वोट जो है वो नहीं दे सकते हैं। एज वार्ड कमिटी मेंबर्स दे हैव द राइट टू असिस्ट एंड हाउस इन टेकिंग डिसीजंस ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। तो वार्ड का जो हम कह सकते हैं वार्ड कमिटी मेंबर के होने के कारण
वो क्या है, उनके पास राइट है कि वो असिस्ट कर सकते हैं हाउस को कि भाई कोई भी डिसीजन वैसा जो की पब्लिक इंपॉर्टेंस का है उसको लेने के अंदर। अगर हम दिल्ली के अंदर केसेस की बात करें तो एज पर दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1957, द लिeutenant जनरल गवर्नर ऑफ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली हैज द authority to nominate 10 individuals who are above the age of 25 of the corporation. These individuals are believed to have a special expertise or experience in municipal administration. तो सिंपल सा चीज़ है कि दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट जो है 1957 का, उसके तहत क्या है कि जो एलजी साहब है वो एनसीटी के ऑफ दिल्ली के, उन्हीं के पास अथॉरिटी है कि वो क्या है 10 लोगों को नॉमिनेट कर सकती हैं, या सॉरी कर सकते हैं, जिनका एज जो है वो 25 साल से ऊपर होगा उसका। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो वही है लाडकी बहन योजना, जो कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो लाया गया है। इसमें अगर हम देखें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो मेनली क्या है, इसको हम लोग माजी लाडकी बहन योजना कहते हैं। ये माजी लाडकी बहन योजना जो है, ये स्कीम जो है लॉन्च किया गया था महाराष्ट्र के गवर्नमेंट के द्वारा। मेन ऑब्जेक्टिव अगर हम देखें तो सपोर्ट करना फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ वुमेन। अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इंटरेस्टेड इंडिविजुअल जो है मस्ट बी वुमेन, मतलब लड़कों को जो है वो, या मेल के लिए क्या है ये जो हम कह सकते हैं की स्कीम है वो नहीं होगा, उसके लिए क्या है वुमेन होना जरूरी है। दूसरा एज अगर हम देखें तो 21 से लेकर 65 साल के बीच में। प्रीवियसली ये जो इनिशिएटिव था वो एक्सक्लूसिवली अवेलेबल था मैरिड वुमेन के लिए, बाद में जाके इसमें चेंजेस लाया गया कि भाई अनमैरिड वुमेन जो है फ्रॉम एवरी फैमिली कैन ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम इट। मतलब अनमैरिड जो वुमेन है हर फैमिली से, वो क्या है इस बेनिफिट को जो है वो ले सकते हैं। एप्लीकेंट जो है परमानेंट रेसिडेंस होना चाहिए महाराष्ट्र के अंदर, और साथ ही साथ एनुअल इनकम जो है वो 2.5 लाख से रुपए से क्या है कम जो है वो होनी चाहिए। एप्लीकेंट मस्ट हैव एन एक्टिव बैंक अकाउंट भी एक्टिव होना चाहिए। दूसरा, वुमेन एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और अदर नॉन सैलरीड वर्क कैन अप्लाई। जो नॉन सैलरीड वर्क है वो भी क्या अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। द इनिशिएटिव इज ओपन टू वुमेन who were not born in Maharashtra but are married to men who live there and can provide their husband's birth certificate और school living certificate। तो ये उन महिलाओं के लिए भी इनिशिएटिव है जो महाराष्ट्र की तो नहीं है, लेकिन उनकी शादी किसी मराठी लड़के से अगर होती है तो उस केस में क्या है वो इस बेनिफिट का जो है पार्टिसिपेट इसमें कर सकती हैं। अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो मंथली फाइनेंशियल असिस्टेंट मिलेगा, जहाँ पे 1,500 रुपये क्या है डायरेक्टली अकाउंट के अंदर जो है वो आएगा। एम्पावरमेंट किया जाएगा, इंक्लूजन कि भाई वुमेन को एम्पावर किया जा रहा है। एंड जो भी ऐसे सोशली, या हम कह सकते हैं सिंपली कि जो अलग लोग हैं, जो अलग थलग है एक तरीके से, उनको क्या इंक्लूड करना, सोशल इंक्लूजन की जो है वो बात हम कर रहे हैं यहाँ पे, कि बाई प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस द स्कीम एम्स टू एम्पावर वुमेन इकोनॉमिकली। इट encourages women to actively participate in economic activities contributing to their overall well-being। अगर हम enhanced economic security की बात करें तो ये भी एक बेनिफिट हो गया कि भाई जो भी द ग्रांट enhances the economic security of women। अब देखो ये जो ग्रांट मिलेगा 1,500 रुपये, तो ऑब्वियसली वुमेन का जो सिक्योरिटी है या जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी है वो इंक्रीज होगा, allowing them to address immediate needs such as healthcare, education and daily essentials। ठीक है, तो उनको मिला जाएगा इन सारी चीज़ों को जो है वो खरीद पाए, इसलिए इनको क्या है पैसा जो है वो मिलेगा, एक तरीके से जो राशि है वो दी जाएगी। रिड्यूसिंग जेंडर डिस्पैरिटीज, और जेंडर डिस्पैरिटीज भाई वुमेन को हम एम्पावर करेंगे, जॉब जो है उनको मिलेंगी, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर जो है वो चेंज होगा कि भाई जो जेंडर जो डिफरेंसेस होता है मेल और फीमेल को लेके वो भी क्या होगा कम होगा। तो इतना ही था, ज़्यादा तो न्यूज़ था नहीं, 3 ही चीज़ें थी जो हमने जल्दी से कवर कर लिया। तो थैंक यू सो मच आज के इस वीडियो को देखने के लिए। एंड बीच के 3-4 दिन के जो है वो वीडियो रह गए, तो उसको मैं इकट्ठा जो है वो डाल दूंगा। और इस चैनल जो है हमारा अननोन आईएएस टेलीग्राम के अंदर, वहाँ पे आपको इस सेशन का जो है पीडीएफ मिल जाएगा, और भी जो अब तक मैंने सेशन लिए हैं उनके भी पीडीएफ जो है वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ये इसका यूज़र नेम है। तो थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट।